हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियोज में आपने देखा सिंथेसिस हम लोग पढ़ रहे हैं और सिंथेसिस में हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस। पहला उसमें सिंपल सेंटेंस कि अगर हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाते हैं तो एक साधारण वाक्य बनाने के लिए कई विधियों का प्रयोग होता है। आपने देखा उसमें पहली विधि थी यूज ऑफ पार्टिसिपल। पहले मैंने बताया कि पार्टिसिपल भी तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम लोग देख रहे हैं कि जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करते हैं। आपने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जब हम किसी भी वर्ग के फर्स्ट भाग में आईएनजी जोड़ देते हैं और उसका जब हिंदी अर्थ लेते हैं कर या ता ते ती के साथ हुआ हुए में कोई एक आता है। उसमें पहला प्रयोग आपने देखा कि किस तरीके से बनाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसमें था, दूसरी विधि थी कि यदि एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो, साथ ही दूसरे वाक्य में आई ही क्रिया आईएनजी फॉर्म में हो, तब पहले वाक्य को ठीक उसी प्रकार लिख देते हैं, फिर कामा लगाने के बाद दूसरे वाक्य में जहां से आई हुई क्रिया है उसको आगे जोड़कर लिख देते हैं। एग्जाम्पल आपने देखा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल में। जैसे लेते हैं आई सा अ पैरट, आई सा अ पैरट। दूसरा एग्जाम्पल है इट वाज सिटिंग ऑन अ ट्री। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में दूसरी विधि है आई सा अ पैरट, मैंने एक तोता देखा, इट वाज सिटिंग ऑन अ ट्री, पेड़ पर बैठा हुआ था। तो मैंने क्या लिखा, तोता, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी पैरट के लिए सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग किया गया है, इट का प्रयोग किया गया है। और दूसरे वाक्य में आईएनजी क्रिया में जो वर्ब है ये सिटिंग है। ठीक, सारा आपका रूल्स फॉलो होता है यहाँ पे। ऐसा और पैरट, यदि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो तथा दूसरे वाक्य में आईएनजी फॉर्म हो, आईएनजी फॉर्म में क्या है, सिटिंग। तो कैसे बनाएंगे, पहले वाक्य को हम ठीक उसी प्रकार लिख देंगे। लिख दीजिए आप, आई सा अ पैरट, कॉमा लगा देंगे। फिर मैंने क्या बताया, दूसरे वाक्य में जहां से आईएनजी फॉर्म से शुरू हुई क्रिया है उसके शेष भाग को आगे जोड़कर हम लिख देते हैं। तो हो जाएगा सिटिंग ऑन अ ट्री, आई सा अ पैरट कामा सिटिंग ऑन अ ट्री, मतलब मैंने एक तोते को पेड़ पर बैठे हुए देखा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे, एक एग्जांपल और, बी सा अ मैन, he was taking a pen in his hand। बहुत ही आसान है। बी सा अ मैन, हम लोगों ने एक व्यक्ति को देखा, एक आदमी को देखा। he was taking a pen in his hand, वो अपने हाथ में कलम लिए हुए था। तो हम देख रहे हैं पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, अ मैन। इसी मैन के लिए सब्जेक्ट के हम किसका प्रयोग किए हैं, ही का प्रयोग किए हैं। ठीक है ना, दूसरी विधि भी, दूसरा फॉलो हो गया। फिर हम क्या देखते हैं, दूसरे वाक्य में आईएनजी क्रिया क्या है, टेकिंग। तो कैसे बनाएंगे, मीनिंग जानिए दोनों का। वी सा अ मैन, हम लोगों ने एक व्यक्ति को देखा, ही वाज टेकिंग अ पेन इन हिज हैंड, वो अपने हाथ में कलम लिए हुए था। तो पहले वाक्य को उसी प्रकार लिखेंगे, वी सा अ मैन, कॉमा लगा देंगे। ठीक, फिर दूसरे वाक्य में जहां से आईएनजी शुरू हुई क्रिया है उसको आगे जोड़कर लिख देंगे, शेष भाग को, आईएनजी से शुरू होने क्रिया के शेष भाग को आगे जोड़कर लिख देंगे। तो हो जाएगा टेकिंग अ पेन इन हिज हैंड, हो जाएगा वी सा अ मैन टेकिंग अ पेन इन हिज हैंड, हम लोगों ने एक व्यक्ति को अपने हाथ में कलम लिए हुए देखा। हुआ हुए में से कोई एक, कर या ताते ती के साथ हम देखेंगे, हुआ, हुए, हुई में से कोई एक आएगा। तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का दूसरा नियम।
दूसरा नियम क्या है, मैंने बताया था कि यदि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो और दूसरे वाक्य में आई हुई क्रिया एनजी फॉर्म में हो तो पहले वाक्य को लिखने के बाद कॉमा लगा देते हैं, फिर दूसरे वाक्य में से आई हुई क्रिया के शेष भाग से शुरू होने वाले भाग को आगे जोड़कर लिख देते हैं। इस तरीके से आपका एक एग्जाम्पल है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं तीसरी विधि का प्रयोग, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो तीसरी विधि है। तीसरा नियम इसमें क्या है, उस पार्टिसिपल का जो प्रयोग होता है तीसरी विधि इसमें, यदि मान लेते हैं थर्ड रूल इसमें क्या होता है, यदि दिए गए वाक्यों का सब्जेक्ट एक हो और एक वाक्य में बी के अंतर्गत तो 5 क्रियाएं आती हैं, इज एम आर वाज वर, इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है। किसके रूप में, मेन वर्ब के रूप में। तब इसका हम पार्टिसिपल जो बनाते हैं, इसका पार्टिसिपल होता है बीइंग। क्या होता है, बीइंग होता है। दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट एक होंगे और एक वाक्य में बी के अंतर्गत कोई क्रिया में से कोई एक आया हो, इज एम आर और वाज वेयर में से कोई एक आया होगा, तो इसका पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं, बीइंग बनाते हैं। तो बीइंग का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में जब करेंगे तो जब उस बीइंग को रखते कैसे हैं, बी का प्रयोग हम सबसे पहले करते हैं। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में समझेंगे इसको, आई वाज thirsty, I drank the water। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक है, दोनों की क्रियाएं अलग अलग हैं और एक वाक्य में बी के अंतर्गत 5 क्रियाएं। वाज का प्रयोग यहाँ पे है, इज एम आर वाज वर में से कोई एक इसमें प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग होने का मतलब क्या है कि इसके बाद कोई दूसरी क्रिया नहीं आएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आई वाज थर्स्टी, मैं क्या था, प्यासा था, आई ड्रैंक द वाटर, मैंने पानी पिया। तो कैसे बनाएंगे, वाक्यों के सब्जेक्ट एक हों, क्रियाएं अलग अलग हों और एक वाक्य में बी के अंतर्गत जो 5 क्रियाएं होती हैं उनमें से किसी एक का प्रयोग एज ए मेन वर्ब के रूप में होगा, 3 का पार्टिसिपल बीइंग होता है। तो बीइंग हम सबसे पहले कर देंगे। सबसे पहले कब करेंगे, जब वाक्यों के सब्जेक्ट क्या होंगे, एक। अगर वाक्य के सब्जेक्ट एक नहीं होंगे तब हो जाएगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट एक है इसलिए हम बीइंग का प्रयोग करके फिर जो एडजेक्टिव दिया रहेगा उसको हम आगे जोड़कर लिख देंगे। बीइंग थर्स्टी कॉमा लगा देंगे, फिर दूसरे वाक्यों को आगे जोड़कर लिख देंगे, आई ड्रैंक द वाटर, प्यासा होने पर मैंने पानी पिया। कैसे समझेंगे, यदि दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट एक हो और एक वाक्य में बी के अंतर्गत आने वाली क्रिया इज एम आर वाज वर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो तो इसका पार्टिसिपल बीइंग होता है। तो वाक्य में सबसे पहले हम बीइंग का प्रयोग करके पहले वाक्य में जो शेष चीजें हैं उसको आगे जोड़कर लिख देंगे, फिर कॉमा लगाकर दूसरा जो वाक्य होगा उसको आगे जोड़कर लिख देंगे। तो हो जाएगा बीइंग थर्स्टी, दोनों को वाक्यों के सब्जेक्ट को कॉमन कर देंगे तो कॉमा लगाकर आई ड्रैंक द वाटर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द मैन वाज टायर्ड। ठीक, पहला एग्जांपल, पहला वाक्य हो गया। दूसरा, ही सैट अंडर अ ट्री। द मैन वाज टायर्ड, ही सैट अंडर अ ट्री। व्यक्ति थका हुआ था, ही सैट अंडर अ ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठ गया। ठीक है ना, तो देख रहे हैं दोनों वाक्य के सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है। द मैन और इसी मैन के लिए किसका प्रयोग किया गया है, ही का। सब्जेक्ट एक हो गए, क्रियाएं अलग अलग हो गई, लेकिन एक वाक्य में जो सब्जेक्ट है उसके साथ मुख्य क्रिया के रूप में किसका प्रयोग किया गया है, वाज का प्रयोग किया गया है। तो कोई दूसरा सवाल कर सकते हैं कि टायर्ड क्या है, ये टायर्ड आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल, जो कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से बनता है। तो यहाँ पे वर्ब नहीं है, एक एडजेक्टिव है। व्यक्ति क्या था, थका हुआ था, तो क्या किया, ही सैट अंडर अ ट्री, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तो कैसे बनाएंगे, बी के अंतर्गत क्रिया दी गई है वाज, तो इसका पार्टिसिपल क्या होगा, बीइंग। बीइंग अब जो चीजें शेष अपनी लिखेंगे, बीइंग टायर्ड, फिर कॉमा लगाकर दूसरे वाक्य को आगे जोड़कर लिख देंगे। दूसरे वाक्य को जब हम लिखेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे ही का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे मैन का प्रयोग किया गया है। जब एक ही बार प्रयोग करेंगे तो उस व्यक्ति के लिए जो नाउन का प्रयोग किया गया है उसको रखेंगे, तो यहाँ पे द मैन का प्रयोग हो जाएगा। कौन बैठ गया, व्यक्ति बैठ गया। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे नाउन को रखेंगे, प्रोनाउन को नहीं रखेंगे। हो जाएगा द
मैन सैट अंडर अ ट्री। ठीक, बीइंग टायर्ड, थका होने पर, द मैन सैट अंडर अ ट्री, व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठ गया। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। आई वॉज हंग्री। दूसरा एग्जांपल, आई टूक फूड। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई टूक फूड, मैंने खाना खाया। तो देख रहे सब्जेक्टिव है, यहाँ पे बी के अंतर्गत 5 क्रियाएं, इज महाभाजी और में से कोई एक का प्रयोग किया गया है। और दूसरा वाक्य आई टूक फूड, मैंने भोजन किया या मैंने खाना खाया। तो वाज दिया है तो इसका पार्टिसिपल क्या होगा, बीइंग होगा। तो बीइंग को हम पहले रखेंगे, बीइंग हो गया यहाँ पे आपका बीइंग, और जो जिससे उसको लिख दो आगे, बीइंग टायर्ड। फिर क्या लगा देंगे, कामा। सब्जेक्ट दोनों के कहीं है और दोनों प्रोनाउन है, इसलिए दूसरे वाक्यों को आगे जोड़कर लिख देंगे, आई टूक फूड। ठीक, ये आपका है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरा, यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, यह वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से बनता है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी वाक्य में दिया रहता है। और ये वाक्य में किसका काम करता है, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन या प्रोनाउन, जो वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन की व्याख्या करता है। तो ये बहुत ही आसान विधि है। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करते हैं, ऑलरेडी क्रिया थर्ड फॉर्म में दी रहती है, तो जिसकी व्याख्या करेगा उसके पहले उस एडजेक्टिव को उठा करके हम रख देंगे। कैसे बनाएंगे, नियम क्या है यहाँ पे बनाने का, यदि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट, ये पहला वाक्य है, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो, दूसरे वाक्य में क्या हो, सब्जेक्ट हो। यदि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो तथा दूसरी वाक्य में आई हुई क्रिया पैसिव वॉइस में हो, किसमें हो, पैसिव वॉइस में, तो जानते हैं कि अगर वाक्य पैसिव में होगा तो क्रिया किस फॉर्म में होगी, थर्ड फॉर्म में, तब हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल वाक्य में किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, अतः यह जिसकी व्याख्या करता है, जिसकी व्याख्या करता है, ठीक उसके पहले उसे हम रख देते हैं। जैसे जैसे देखते हैं, इट इज अ रोज, पहला वाक्य है, इट इज फेंटेड, बहुत आसान है। इट इज अ रोज, यह गुलाब है। इट इज फेंटेड, यह मुरझाया हुआ है। पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, अ रोज, और दूसरे वाक्य में इसी रोज के लिए किसका प्रयोग किया गया है, इट का प्रयोग किया गया है। और दूसरे वाक्य में आई हुई क्रिया पैसिव वॉइस में, तो क्रिया पैसिव वॉइस मतलब क्रिया थर्ड फॉर्म में, क्रिया थर्ड फॉर्म में क्या है, फेंटेड। ठीक, जो कि वाक्य में किसका काम करता है, एडजेक्टिव का। ठीक, तो क्या करेंगे, किसकी विशेषता बता रहा है, रोज की। यह गुलाब है, यह मुरझाया हुआ है, तो क्या मुरझाया हुआ है, गुलाब। तो इस गुलाब की व्याख्या कर रहा है, तो इस एडजेक्टिव को, जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, जो वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से बनता है, ऑलरेडी पहले ही वाक्य में दिया होता है, इस रोज के पहले इसको हम रख देंगे। जिसकी व्याख्या करेगा उस वर्ब के थर्ड फॉर्म को ठीक उसके पहले कर देंगे। तो किसकी व्याख्या कर रहा है, रोज की, कि क्या है, मुरझाया हुआ है। तो हम कह सकते हैं इट इज अ फेंटेड रोज, यह मुरझाया हुआ गुलाब है। वाक्य अलग अलग था, इट इज अ रोज, यह गुलाब है। इट इज फेंटेड, यह मुरझाया हुआ है। तो हम देखेंगे, यदि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो, दूसरे वाक्य में आई हुई क्रिया पास्ट पार्टिसिपल में हो, मतलब पैसिव वॉइस में हो, तो हम जानते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है, इसलिए जिसकी व्याख्या करता है उस क्रिया को उसके पहले हम रख देंगे। यहाँ पे रोज की व्याख्या कर रहा है, इसलिए वर्ब के थर्ड फॉर्म को उसके पहले कर देंगे, तो हो जाएगा इट इज अ फेंटेड रोज, यह एक मुरझाया हुआ गुलाब है। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई फाउंड माई पेन, पहला वाक्य हो गया, इट वाज लास्ट, बहुत आसान है। आई फाउंड माई पेन, मैंने अपनी कलम पाई।
इट वाज लास्ट, यह खो गई थी। कि पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, माई पेन। इसी पेन के लिए सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग किया गया है, इट का, जो कि न्यूट्रल है, इसलिए यहाँ पे इट का प्रयोग किया गया है। और दूसरी वाक्य में आई हुई क्रिया क्या है, लास्ट, जो कि थर्ड फॉर्म में है। ये आपका किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। ठीक है, किसकी व्याख्या बता रहा है, पेन की, कि मैंने अपनी कलम पाई, यह खो गई थी, यह खोई हुई थी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पेन की व्याख्या की जा रही है, इसलिए इस पास्ट पार्टिसिपल को, जो कि वाक्य में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस पेन के पहले लिख देंगे तो हो जाएगा आई फाउंड माई लास्ट पेन। आई फाउंड माई लास्ट पेन। ठीक, मैंने अपनी खोई हुई कलम पाई, मैं अपनी खोई हुई कलम पाया। कलम कैसी थी, खोई हुई, तो हो जाएगा, फिर से समझते हैं, आई फाउंड माई पेन, मैंने अपनी कलम पाई, इट वॉज लास्ट, खो गई थी या खोई हुई थी। तो देख रहे पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो, दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में हो, अर्थात उस वाक्य में क्रिया थर्ड फॉर्म में हो, और जब क्रिया थर्ड फॉर्म में होगी तो पास्ट पार्टिसिपल होता है, और पास्ट पार्टिसिपल वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है। इसलिए यह जिस वस्तु या व्यक्ति की व्याख्या करता है उसके ठीक पहले रख देंगे। यहाँ पे पेन की व्याख्या करा कि पेन खो गई थी, तो इसलिए लास्ट को इसके पहले रख देंगे तो हो जाएगा आई फाउंड माई लास्ट पेन। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल, वी saw an old man, we saw an old man, हम लोगों ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। ठीक है, फिर इसके बाद इसको ऐसे रख दें, या तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, सीधे रखें, ऐसे रखा जा सकता है, we saw a man, ऐसे रख दें। दूसरे वाक्य में व्याख्या करते हैं, he was wounded, he was wounded, we saw a man, हम लोगों ने एक व्यक्ति को देखा, पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य है he was wounded, वह घायल था, व्यक्ति क्या था, घायल। मैंने यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, और इस मैन के लिए प्रयोग किया गया ही। दूसरे वाक्य में क्रिया थर्ड फॉर्म में है, जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही है, और किसकी व्याख्या बता रहे हैं, मैन की, व्यक्ति क्या था, घायल। तो हम क्या करेंगे, इस वुंडेड को इस मैन से पहले लिख देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे वी सॉ एन वुंडेड मैन, हम लोगों ने घायल व्यक्ति को देखा। व्यक्ति क्या था, घायल, घायल हुए व्यक्ति को देखा या घायल, क्यों, क्योंकि जब हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं तो चूंकि यह वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है, तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है, कभी कभी हम देखते हैं हुआ हुए में से कोई एक आता है, जैसे इट इज ए रोज, इट इज फेंटेड, यह एक गुलाब है, मुरझाया है, यह एक मुरझाया हुआ गुलाब है, मुरझाया हुआ। ठीक, उसी तरीके से आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लास्ट, मैंने अपनी कलम पाई, खो गई थी, तो कह सकते हैं आई फाउंड माई लास्ट पेन, मैंने अपनी खोई हुई कलम पाई। उसी तरीके से वी सॉ अ मैन, हम लोगों ने एक व्यक्ति को देखा, ही वॉज वुंडेड, वह घायल था, तो कह सकते हैं वी सॉ एन वुंडेड मैन, हम लोगों ने एक घायल व्यक्ति को देखा या एक घायल हुए व्यक्ति को देखा। अब यहाँ पे सवाल है कि एन कैसे आ गया। यहाँ पे जो वावेल का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जो कि 5 होते हैं, ए ई आई ओ और यू, तो प्रोनाउंसिएशन जब एज अ वावेल के रूप में होगा तब उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। ओके, इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू, एंड यू विल आल्सो नोट इट ऑन योर कॉपी।